मनीषा गुप्ता और बात यहां पर कमोडिटीज की कर लेते हैं। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए हैं प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दिमानी। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले यहां पर नॉन एग्रो से शुरुआत कर लेते हैं और इस हफ्ते की शुरुआत यहां पर अच्छी हुई है। जुलाई के महीने में हमने यहां पर तेजी कमोडिटीज को पकड़ते हुए देखा है। नवनीत, अगर गोल्ड एंड सिल्वर की यहां पर बात की जाए जहां पर अच्छा खासा सपोर्ट है, हमने डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड्स में यूएस में गिरावट आते हुए देखी है और अब बाजार को एक पक्के तौर पर यह लगने लगा है कि सितंबर में शायद फर्स्ट रेट कट आता हुआ नजर आएगा। कैसे देखते हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस एज ऑफ नाउ? मैंने से कर रहे हैं और मुझे तो अभी भी नहीं लगता है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी अभी भी 60% के आसपास है। तो जब तक ये 80-85% क्रॉस नहीं हो जाती तब तक रेट कट की पॉसिबिलिटी और रेट कट को आ जाएगा ये मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में एक बड़ा रिट्रेसमेंट के बाद में एक छोटा मोटा पुल बैक या एक उछाल हमको देखने मिला है। मुझे लगता है ये स्टार्ट ऑफ न्यू रैली कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन एक होना चाहिए, वो अभी तक हमने प्राइस में नहीं देखा है। शार्प रैलीज एंड शार्प फॉल देखा है प्राइस में। तो आने वाले समय में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल जाए फिर से गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। मीडियम टर्म की अवधि में अभी भी तेजी है, बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से अभी भी थोड़ा सा आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है टू एंटर द मार्केट। आप कैसे देखते हैं दिनेश जी इन प्राइसेस को करंटली, और आपका भी यही व्यू है कि एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, कंसोलिडेशन कुछ लंबे समय के लिए जारी रह सकता है? जी 72, 71, 950 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था और ये बहुत वॉल्यूम के साथ में क्रॉस हुआ है और क्रॉस होने के बाद में वहां से 600 रुपए का इजाफा आया है। मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट में कहीं ये 72, 200, 72, 300 का दायरा दोबारा आता है तो ये खरीदारी का अवसर रहेगा और दोबारा 72, 800, 72, 900 के लेवल्स अपसाइड हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में हमने देखा निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आई है और करीब करीब 4000 से 5000 रुपए सिल्वर तेज हुआ है। आई थिंक 91,500, 91,600 ये जोन काफी अच्छा है, डिमांड जोन है, यहाँ बाय की जा सकती है। दोबारा 93,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स 106 का बेहद महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है, डाउनसाइड 104.40 का सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर इसमें गिरावट आती है तो यहाँ पर M6 रिलेटेड कमोडिटीज में अच्छी बाइंग आ सकती है। साथ ही साथ जहां पर जो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही थी कि शायद रेट कट एक हो या ना हो, तो अब ये पॉसिबिलिटीज हो गई शायद 1 या 2 हो। तो मुझे लगता है यह भी गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर सकता है। एब्सोल्युटली नवनीत, साथ ही साथ मेटल्स में अब क्या करने की राय है? बिकॉज इस हफ्ते की अगर बात की जाए, पिछले 3 दिन एक जोरदार तेजी मेटल्स में, मेटल स्टॉक्स में देखने को मिली है। क्या ये जारी रह सकती है? अगर आप लास्ट 15 दिन से देखें मनीषा जी, तो खाली जिंक एक ऐसा कमोडिटी था जो आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे मेटल पैक को। बाकी सब में एक रीजनेबल करेक्शन देखने मिला था। इनफैक्ट कमोडिटीज में कॉपर तो पर्टिकुलरली 11,000 का स्तर छूने के बाद लगभग 9,500 यानी 15% का रिट्रेसमेंट या करेक्शन दिखा चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन होगा। चाइनीज आंकड़े भी ठीक ठाक आ रहे हैं एंड उसके साथ साथ डिमांड नंबर्स भी ठीक है। हमने स्टॉक्स में एलएमई स्टॉक्स पे काफी ड्रॉडाउन देखा है इन द लास्ट 2 वीक्स अक्रॉस ऑल मेटल्स, और कैश टू 3 मंथ कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि तेजी तो हो रही है, बट ऑल आउट तेजी होने के लिए अभी भी समय है। तो एक बाउंस बैक हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं इन सर्टेन मेटल्स। आउट ऑफ दैट जिंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है पैक को। मेरे हिसाब से अगर इन तीनों कमोडिटीज में अगर शॉर्ट टर्म के लिए से बैट लेंगे तो जिंक में लेना चाहिए। 278, 280 तक का भी स्तर आपको देखने मिल सकता है। बाकी दोनों कमोडिटीज में अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा एक मीडियम टर्म अवधि में तेजी पकड़ने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त जारी है। ऑलमोस्ट 87 नज करता हुआ यहाँ पर। नवनीत, यहाँ पर क्या सेंस है? जिस तरह की बढ़त हमने आते हुए देखी है, क्या ये 90 के पार जा रहा है या आपको लगता है अब यहाँ पर कुछ थमेगा? लास्ट वीक जब आपके शो पे डिस्कस कर रहे थे तभी भी हमने देखा था कि एक बहुत मेजर पुल बैक जिंक में आ चुका था एंड ये रैली जो है, जो मोमेंटम है, मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है। इनफैक्ट इस बार 85.5, 87 तक के भी स्तर हम नाइमेक्स में देख सकेंगे। या अगर डोमेस्टिक स्तरों की बात करें तो 9,150 सॉरी 7,150, 7,200 एक अचीवेबल नंबर लग रहा है। तो बहुत मेजर मेजर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन करीब करीब 8 से 9 महीने के रेंज में ट्रेड करने के बाद एक ब्रेकआउट आया है, जो टेक्निकल पैरामीटर्स इंडिकेट करे कि तेजी हो सकती है। साथ साथ फंडामेंटल्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। और डॉलर इंडेक्स में जो रिट्रेसमेंट है, अगर और 50 से 100 बेसिस पॉइंट का रिट्रेसमेंट आ गया तो ऑल आउट तेजी आपको क्रूड ऑयल में देखने मिल सकती है, जो कि मेरा अचीवेबल लेवल 97150 तक भी इसको ले जा सकता है। तो ये नॉन एग्रो की बात है जहां पर तेजी तो है, लेकिन क्या ये एक टर्न अराउंड है और क्या बहुत बड़ी तेजी यहां पर आने वाली है? वो ऑफ कोर्स थोड़े से कॉशियस नोट्स यहां पर नवनीत के साथ आते हुए। लेकिन एग्री की जहां तक बात है दिनेश जी, और यहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली यहां पर
काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ में देखने को मिली है और कुछ प्रेशर बाजार मान के चल रहा है कि आगे अगर बारिश अच्छी हुई तो चाहे वो गुआर है या फिर मसाले हैं, कुछ प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है। ऑफ कोर्स कैस्टर जैसी कोई चीज़ हो तो मार्केट अभी भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी में है। आपकी क्या सेंस है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक में बारिशें काफी कम है। मतलब जून के अगर हम फिगर्स देखते हैं तो जुलाई में ये आशंका जताई जा रही है कि शायद बारिश बेहतर हो और ज्यादा अच्छी हो। लेकिन मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज में खासकर सोयाबीन में जो है ये बड़ा फेज एक निकल रहा है। तो मुझे लगता है सबसे बॉटम आउट कमोडिटी सोयाबीन लगती है मुझे। यहाँ से घटने में इसमें 100 है, बढ़ने में 500 रुपए कभी भी हो सकते हैं। अगर मैं मसालों की पैक कहूँ तो प्रोबेबली जीरा जो है मुझे एकदम रेंज बाउंड लगता है। 29,900 800 अपसाइड लगता है, 28,100 200 डाउनसाइड लगता है। तो मुझे लगता है ये 1500-1700 के दायरे में ही जीरा आने वाले एक महीने में भी ट्रेड कर सकता है। धनिये में बहुत ज्यादा कोई विशेष मूवमेंट नहीं है, ये लोअर लोज ही बना रहा है। आज भी अगर देखो तो 7450 का जो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है ये ब्रीच नहीं कर रहा है और डाउन साइड 70 to 100 के लेवल्स भी तोड़ने के प्रयास कर रहा है। तो मुझे धनिये में थोड़ी सी कमजोरी अभी भी लगती है। हल्दी जो है ये अनलेस एंड अनटिल 17,100 के ऊपर ट्रेड ना करे, इसमें तेजी के भी कुछ संकेत नजर नहीं आते हैं। तो मॉनसून जो है पूरी तरह से एनसीडीएक्स कमोडिटीज पर हावी है और यहाँ पर तेजी के किसी भी तरह से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऑल राइट, तो क्लियरली मॉनसून पर एक नज़र रहेगी और पूरी एग्री कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उसके ऊपर ऑफ कोर्स नज़र रखे हुए है और हमारी नज़र भी यहाँ पर ही है। बहुत शुक्रिया नवनीत, दिनेश जी, साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो यहाँ पर जानेंगे कि आगे जाकर अब जो बजट आने वाला है इस महीने में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री को, उससे इस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार। और इस महीने सरकार बजट पेश करेगी, ऐसे में शुगर को लेकर शुगर और ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की क्या वित्त मंत्री से मांगे हैं, इन पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले बात यहां पर चीनी की कर लेते हैं और हमारे साथ इस्मा के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी हैं। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। इससे पहले कि बजट की बात करें, सारी इंडस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है कि क्या यहाँ पर एक्सपोर्ट अलाउड होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो आपसे वही कैलकुलेशन जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इस बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, इंडस्ट्री के पास थोड़ा सा सरप्लस है। हम जानते हैं काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर सरकार के समक्ष की जा चुकी हैं। एज ऑफ नाउ क्या अंडरस्टैंडिंग है? मनीषा जी, जैसे आपको मालूम है कि इस साल के शुगर सीजन के अंत तक लगभग हमारे पास 90 लाख टन का स्टॉक होगा और 55 लाख टन जो एक सेफ्टी नेट सरकार रखती है, अगर वो हटा दें तब भी हमारे पास लगभग 35 लाख टन का स्टॉक होगा एक्स्ट्रा सरप्लस। और अगले साल का जो 2 महीने पहले कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि अगले साल का प्रोडक्शन काफ़ी कम होगा, बट क्योंकि काफ़ी अच्छी बारिश महाराष्ट्र और कर्नाटका में हो रही है और अभी जो यूपी में भी बारिश का अच्छा मॉनसून ने कवर कर लिया है, तो इस साल का प्रोडक्शन जो 24-25 का प्रोडक्शन जो है पहले की उम्मीद से काफ़ी अच्छी होने की उम्मीद है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सरकार जो हमारी रिक्वेस्ट रही है लगभग 2 मिलियन टन 20 लाख टन के आसपास अगर एक्सपोर्ट दे देती है, तो उससे इथेनॉल प्रोग्राम भी उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा इथेनॉल प्रोग्राम भी अच्छा चलेगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन लगभग 285 लाख टन या 290 लाख टन वो भी सरपाइज कर जाएगा। और इससे मिलों को जो पिछले, क्योंकि दिसंबर में जो एक सरकार ने पॉलिसी ली थी जिसमें जूस और बी हेवी से इथेनॉल बनाने को रेस्ट्रिक्शन किया गया था, तो उससे जो इंडस्ट्री को इफेक्ट हुआ है, आई थिंक वो भी काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। तो हमारी उम्मीद अभी भी सरकार से यही है कि एक्सपोर्ट को फिर से रिकंसिडर करें। और क्या क्वांटिटी आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लगभग 2 मिलियन टन के आसपास की एक्सपोर्ट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दीपक जी, ऑफ कोर्स ये आपका इट्स योर जॉब कि आप उसको पुश करें क्योंकि सरप्लस है, लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या है, क्या ये पास होता हुआ नजर आएगा? मनीषा जी, ये तो अब सरकार के ऊपर है। जैसे मैंने बोला, उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जी, तो 285 लाख टन जो इस साल का है। उसके बाद इथेनॉल प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस्ट्री ने काफी इन्वेस्टमेंट दीपक जी, आई गेट योर पॉइंट, वो सब आपने हमें बता दिया, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें तो पूरी उम्मीद है। अब आगे देखते हैं क्या होता है मनीषा जी। ओके, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री को आपको लगता है कि अगर ये किया भी जाता है तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा?
देखिए, जो एटलीस्ट एक्सपोर्ट मार्केट काफी बेटर है, तो उससे एटलीस्ट ये हमारी लिक्विडिटी, कैश फ्लो इजी होगा। ओके। और अभी अगले साल का भी एफआरपी अनाउंस हो गया है, और हमें, आपको मालूम है, 15 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान करना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट आ जाएगा तो एक लिक्विडिटी आ जाएगी, कैश फ्लो बेटर हो जाएगा, तो एक इंडस्ट्री को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी दीपक जी, क्या आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के लिए तो आप लोग पुश कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जो बड़ी चीज़ है वो शुगर मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर है, उस पर कोई सेंस बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, आपको पता है, लास्ट जब एमएसपी डिक्लेयर हुई थी लगभग 2019 में हुई थी, जब एफआरपी का लेवल कम था, उसके बाद एफआरपी बढ़ के अब 340 हो गई है, लेकिन अभी भी एमएसपी वहीं पे है। तो और हमने इस्मा ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है सरकार को, कि भाई शुगर का क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो एफआरपी के साथ एमएसपी का एक फॉर्मूला बना दिया जाए, कि जब भी एफआरपी अनाउंस हो तो उसके हिसाब से एमएसपी भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ता है और इन्फ्लेशनरी कॉस्ट है, तो उस हिसाब से एमएसपी भी डिक्लेयर होनी चाहिए। जी। तो हमारी उम्मीद है कि सरकार हमको सुनेगी और कुछ न कुछ करेगी इस बारे में। ऑलराइट, हम भी यही आशा करते हैं। और फाइनल सवाल है दीपक, आप क्या देखते हैं बजट में शुगर, इथेनॉल एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर आता हुआ, अगर आपकी कोई टॉप 3 पिक्स हों जो आपको लगता है ऑन प्रायोरिटी है, इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशन है आएंगी तो काफ़ी मदद होगी, वो क्या है? जैसे कि अभी हमें इथेनॉल के कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है या हाइब्रिड ईवीज हैं, तो जैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया है, उसका जीएसटी काफ़ी कम रखा है, लेकिन अभी फिलहाल फ्लेक्सी फ्यूल के ऊपर जीएसटी लगभग 28% है। तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जीएसटी दर लगभग 5% कर दिया जाए, और इसको फेम स्कीम में, क्योंकि उसका जब तक हम अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप गाड़ी की नीचे नहीं करेंगे तब तक इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में नहीं होगी। तो एक तो जीएसटी जो है फ्लेक्सी और हाइब्रिड के ऊपर 5% कर दें, और इसको फेम 2 जैसा इंसेंटिव स्कीम ले आए कि ई100 व्हीकल भी ओईएम्स लॉन्च करें, और जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको भी मोटिवेट करें कि भाई वो इसको खरीदे, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन एमिशन काफी कम होता है। जी। दूसरा, जो ई100 है, अभी कई सारे ई100 पेट्रोल फ्यूल पंप्स लॉन्च कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी ई100 का लगभग कॉस्ट अगर लॉन्च होता है तो सेम होगा, और उसके ऊपर जो जीएसटी है, हम ये बोल रहे हैं कि भाई जीएसटी आप 18 से 5% कर दें, ताकि और एक डिफरेंशियल प्राइस कर दें। अगर आज पेट्रोल लगभग 90 रुपए या 95 रुपए का है, तो एक ई100 की जो है प्राइसिंग कम होनी चाहिए, कि उसके अंदर इट विल मोटिवेट अगेन द कस्टमर। ठीक है। और एक सबसे बड़ा प्रपोजल हमने जो सरकार को दिया है, कि आज हम उस स्थिति में हैं जहां हम लगभग लास्ट टाइम हमने 340 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया, तो काफी हद तक हम वेदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जी। और महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई ऐसे एरियाज हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हैं। तो हम उसमें क्या किया जा सकता है, हम क्या ईल्ड आज हमारी जो है लगभग 76 टन पर हेक्टेयर है, उसको हमें लगभग 85 टन तक ले जाना है। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए सरकार की कई सारी स्कीम्स है, तो हमने एक स्कीम प्रपोज की है जिसको बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन शुगर केन, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जैसे पर ड्रॉप पर क्रॉप स्कीम है, या वाटरशेड डेवलपमेंट है, या क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है, तो ऐसी कई स्कीम्स को शुगर केन इंडस्ट्री के लिए आप एलोकेट करें। और लगभग हमने 38,000 करोड़ की एलोकेशन 5 साल के लिए मांगी है, और इससे डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट होगा, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, हमको शुगर केन, हमें गन्ना ज्यादा मिलेगा, और शुगर की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमने सरकार से अनुरोध किया है कि इस बजट में इसको एड्रेस किया जाए। ऑलराइट, अच्छी खासी लंबी लिस्ट है दीपक जी। हमें आशा यही करते हैं कि काफ़ी कुछ वित्त मंत्री इनके ऊपर ध्यान देंगी। एक काफ़ी लंबे समय से ये आस्क भी है और इंडस्ट्री चाहती भी है, और आशा यही है कि यहाँ पर आपको बजट में यहाँ पर बहुत जल्द कुछ सुनता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की करेंगे, और हमारे साथ बोलास एग्रो के डायरेक्टर राहुल बोला हैं। राहुल, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सब क्लियरली जहाँ तक ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, हमने देखा है कि यहाँ पर भी नंबर्स इन दैट सेंस ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी हैं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग टैक्सेस एक और चीज़ है जो इस सेक्टर भी चाहता होगा कि कुछ नीचे आए। हाँ जी, ड्राई फ्रूट सेक्टर इस बहुत ईगरली वेट कर रहा है बजट का, एंड हम होप करते हैं कि
कुछ नया आ जाए। स्पेशली आपको पता है कि अखरोट जो है वो बहुत हेल्दी ड्राई फ्रूट है और आज हम उसको 100% ड्यूटी दे रहे हैं। तो सरकार से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि उसको रीजनेबल लेवल पे लेके आए एंड एडवोलरम से जाके पर केजी बेसिस पे ड्यूटी लेके आए हैं। ऑल्सो हम ड्राई फ्रूट सेक्टर में देयर आर मेनी सेक्टर्स लाइक काजू एंड रेजिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है। हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि उसको थोड़ा ज्यादा मदद दिया जाए। जैसे सरकार बहुत पैसा खर्च करती है एमएन नरेगा और इस टाइप का योजना में जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ जाए एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट गिविंग इंडस्ट्रीज लाइक कैशू इंडस्ट्री इज सफरिंग बिकॉज हमको एम्प्लॉयमेंट का जो कॉस्ट है वो ना वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिकवर। जो हमारा competition है जो मैकेनाइज हो चुका है, इसीलिए कुछ हम सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। साथ ही साथ जैसे आपने कहा रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी तो यहाँ पर इम्पोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक और सेक्टर है राहुल जी जहाँ पर पीएलआई स्कीम नहीं है, जहाँ पर जो यूजुअल एग्री सेक्टर्स वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में जो स्कीम्स हैं वो अभी तक हमने ड्राई फ्रूट्स में आते हुए नहीं देखी। तो अगर यहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से आप कुछ वित्त मंत्री से चाहते हैं तो वो क्या होगा? हमने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में पीएलआई स्कीम लेकर आए एंड एट द सेम टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत बहुत कुछ बोला है। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट ओनली अप्लाई टू ड्राई फ्रूट, सब इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। अभी पहले टीसीएस था, उसके बाद टीडीएस आ गया, अभी टीडीएस और टीसीएस दोनों है गुड्स एंड सर्विसेज में। दिस इज रियली क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंप्लायंस प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज। इस तरह का बहुत हमने लिस्ट आउट करके सरकार को पूछा है कि आप प्लीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए एंड कंप्लायंस कम कीजिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हम एमएसएमई है और हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं होता कि हम इतना कंप्लायंस बढ़ा कर सके। एंड एट द सेम टाइम हमने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया कि देयर आर मेनी एफटीए जो सरकार ने किया है स्पेशली वियतनाम एंड आसियान से, वो सब थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्रीज में। वो भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ से हमने रिक्वेस्ट किया है कि मिसयूज हम रोक सके। जी हाँ, एफटीए मिसयूज हमने काफ़ी अदर सेक्टर्स में भी आता हुआ देखा है और वो पॉइंट आपका वैलिड है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और हायर कंप्लायंस परहैप्स यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। राहुल, साथ ही साथ अगर ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ की यहाँ पर बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप पिछला 1 साल 5 साल इन सेंस ऑफ ड्राई फ्रूट कंजम्पशन जो इंडियन मार्केट्स में है? एक्चुअली कोविड हैज बीन वेरी हेल्पफुल हमारा इंडस्ट्री के लिए बिकॉज कोविड के बाद लोगों को पता चला कि हेल्दी खाना चाहिए एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू द जंक फूड। एंड ऑल्सो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया उससे भी ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छा फायदा हुआ है बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर समथिंग दैट यू कैन मंच व्हेन यू कैन ईट व्हेन यू कैन वर्क। सो इसके लिए द कंजम्पशन हैज गॉन अप अक्रॉस द बोर्ड। एटलीस्ट 20 से 25% कंजम्पशन बढ़ा है इन लास्ट 2 years in all the dry fruits and this is very healthy and हमने जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल किया है इस काउंसिल से हम और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का हेल्थ बेनिफिट को लोगों तक पहुंचाएंगे एंड वी आर हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 साल में इसका कंजम्पशन डबल होना चाहिए। राहुल, जैसे आपने कहा कि डिमांड ग्रोथ तो सॉरी राहुल, आप कह रहे थे डिमांड ग्रोथ 20 से 25% बढ़ी है पिछले 2 साल में, लेकिन 2 साल में अगर हम अक्रॉस बोर्ड ड्राई फ्रूट के प्राइसेस देखें तो क्या वहां पर भी ग्रोथ है? ड्राई फ्रूट्स प्राइसेस लास्ट ईयर तक वाज एट द 5 year लो, बहुत लो था प्राइसेस। बट इस साल में 2-3 ड्राई फ्रूट्स का जैसे काजू है और वॉलनट है, इसका भाव थोड़ा बहुत बढ़ा है। आलमंड एंड अदर ड्राई फ्रूट्स वो अभी भी बहुत रिजनेबल है, मींस 3 to 4 year लॉस पे ही है। ओके साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एक नए काउंसिल का यहाँ पर गठन भी हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग वो ऑफ कोर्स ताकि आप लोग सब साथ में आ सकें, कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो इन स्ट्रॉन्गर सेंस यहाँ पर की जा सकती है। क्या कुछ और है जो आपको लगता है इस इंडस्ट्री में फिलहाल करने की ज़रूरत है? नहीं, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन की जरूरत है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री एमएसएमई में है और बहुत ज्यादा प्लेयर्स है। अभी हमको लास्ट अगर 10-15 साल में देखते हैं तो कैशू इंडस्ट्री स्पेशली हमने इंटरनेशनल मार्केट खो दिया है एंड वियतनाम एंड अदर पीपल उन लोगों ने मार्केट कैप्चर किया है। तो अगर स्टोर सपोर्ट मिले, पीएलआई मिले, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव मिले तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक। हम इंडस्ट्री विश्व का नंबर 1 कैशू इंडस्ट्री बन सकते हैं हमेशा।
हम वी वर ऑलवेज नंबर 1 टिल 10 इयर्स बैक। लास्ट 10-12 साल में हमने वो नंबर 1 पोजीशन खो लिया है, अभी वी हैव टू गेन इट बैक। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स यहाँ पर काजू में अगर मिले तो हम अपनी जो पोजीशन है यहाँ पर वापस बरकरार ला सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन देन राहुल, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर मार्केट देखें, कितना आप कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है या फिर अभी भी कॉन्स्टेंटली फ्रेगमेंटेड है ये पूरा बाजार? नहीं, हम बोलते हैं कि आज के डेट में 20 से 25% ऑर्गेनाइज मार्केट में है, एंड बाकी का जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में है। तो ओके, सो 20 से 25% ऑर्गेनाइज मार्केट है, लेकिन मांग ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सभी लोग यहाँ पर एक साथ जुट भी हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और सबसे बेहतरीन नंबर तो ये है कि पिछले 2 साल में अगर इंडियन डिमांड ग्रोथ की बात की जाए ड्राई फ्रूट्स को लेकर तो वहाँ पर 20 से 25% इजाफा है। तो क्लियरली एक अच्छी खासी ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पर हमने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर उभरता हुआ देखा है, और वो मांगे जो हैं ऑफकोर्स वित्त मंत्री से इन सेंस ऑफ बजट वो आपको राहुल ने बताई ही हैं। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में वो चर्चा भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।